धन्यवाद राजीव जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम जब बार-बार जो रबर स्टैम्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इससे असहमत होना चाहूँगा। और राष्ट्रपति का जो पद है, वो सर्वोच्च शिखर पद है और वो निर्वाचन के ज़रिए चुना जाता है। तो रबर स्टैम्प तो उसको कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्रशांत जी ने कहा कि अगर राष्ट्रपति के पास ठीक है कि मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, वो विधेयक और जो तमाम सारे अवसरों पर वो अपनी असहमतियां दर्ज करा सकता है और दर्ज कराई भी है। एक बार का जिक्र ज्ञानी जैल सिंह का प्रशांत जी ने किया। के आर नारायणन के समय पे हुआ, वेंकट रमन के समय पे हुआ है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जमाने में हुआ है और सरकारों को झुकना पड़ा है। इंदर कुमार गुजराल जी ने तो वो अपना फैसला ही, निर्णय ही, जो प्रस्ताव जो किया था कैबिनेट ने, वो वापस ले लिया था। तो ये एक कहने का अर्थ ये है कि रबर स्टैंप के रूप में अगर हम उसको देखेंगे तो शायद हम अपने ही संवैधानिक लोकतंत्र के शिखर पद को अपमानित करेंगे। दूसरी बात, चूंकि अब ये 5 वर्ष में होने वाला सर्वोच्च चुनाव है, तो इस शिखर पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को हम देखते हुए दोनों प्रत्याशियों का मैं सम्मान करना करना चाहता हूं, द्रौपदी मुर्मू हो या यशवंत सिन्हा हो, क्योंकि वो दो दो पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक सत्ता पक्ष का चुनाव है और जो यशवंत सिन्हा है वो प्रतिपक्ष का चुनाव है। तो जब प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों जब मिलते हैं और दो प्रत्याशी निकल के आते हैं, यही जमहूरियत की में होता है और ये होना चाहिए। मैं इसमें बहुत इसमें कुछ ऐसा नहीं देखता कि ठीक है कि कोई एक प्रतीकात्मक रूप से लड़ रहा है या कोई एक कमजोर है या कोई एक बहुत मजबूत है। वो ठीक, मुझे लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज, जब राष्ट्रपति पद के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष वो एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में चुनाव करते हैं, दो चेहरों को सामने रखते हैं, तो मेरी नजर में ये भी उनका अपमान है कि जब हम उनको दलित से जोड़ देते हैं, जब हम उनको आदिवासी से जोड़ देते हैं, जब हम उनको अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक से जोड़ देते हैं, तो किसी भी समुदाय भले ही वो उससे आते हों, लेकिन जब वो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो फिर वो ना आदिवासी होता है ना दलित होता है। वो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो पक्ष और प्रतिपक्ष की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वो इन सबसे परे हो जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है। मेरा मानना तो ये है। ठीक है कि ये आवश्यक नहीं होता कि कई बार, ये हम जानते हैं कि समीकरण कई दफे ऐसे लगते हैं कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, ये हम लोग अपने गणित लगाते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे इंदिरा गांधी का आपने बताया कि जब वीवी गिरी का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ उनको उतारा था और उसके बाद अंतरात्मा की आवाज जो आई थी, वो पहली दफे उस बार उनका चुनाव आया था और उसमें अंतरात्मा की आवाज जो है वाकई में जीती थी। तो चूंकि आज जैसे जयपुर में हमने जो आपने विजुअल दिखाए, देखा कि एक डायलॉग जो मुझे सुनाई दिया, बहुत साफ साफ सुनाई दिया कि कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा, कोई नारा बीजेपी का नहीं लगेगा। तो ये भी एक जो बात जब कही जाती है, तो मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपति पद के मतदाताओं के मन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो प्रत्याशी है वो पार्टी से ऊपर है। वो उसको पार्टी में बांध के नहीं देखना चाहिए। और ऐसा ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण है। इसी तरह मैं यशवंत सिन्हा के बारे में कहूंगा कि वो भी किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है और वो भी किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक खास उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं करते हैं। एक बात उद्धव ठाकरे की भी आई थी कि उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कल, कोई चौंकाने वाला नहीं है। अगर आपको याद हो तो जब शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया है कल, और वो एनडीए का पार्ट नहीं है, तो किसी दबाव में नहीं है। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिभा पाटिल का उन्होंने समर्थन किया था, तब तो वो यूपीए के पार्ट भी नहीं थे, तो तब भी दबाव में रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होता। हर पार्टी अपने स्तर पे अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। और दूसरी देखिए, अब महाविकास अघाड़ी तकनीकी तौर पर अब अस्तित्व में नहीं रहा, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन उनका था नहीं। सरकार चलाने के लिए महाविकास अघाड़ी नाम के एक उस शब्द को लाया गया था जिसपे वो न्यूनतम
कार्यक्रम के आधार पे वो सहमत हुए थे और साथ आए थे। अब जब सरकार ही नहीं रही तो अघाड़ी कहां से रही? तो अघाड़ी भी चली गई। तो कहने का अर्थ यह है कि एक शिवसेना वो भी थी कि जब यूपीए सरकार, यूपीए की जो राष्ट्रपति प्रत्याशी प्रतिभा पाटिल थी, उनका समर्थन किया था और उन्होंने तो ऐसे कई बार ऐसे हुआ है। अब लेकिन एक बात और अब आती है, जो बात अभी हो रही है कि जैसे जो सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि अब इन्होंने भी समर्थन कर दिया, उन्होंने भी समर्थन कर दिया, बंगाल में ममता बनर्जी ने भी ऐसी बात कही। अगर ऐसी बात है तो हम इस धारा को क्यों ना माने कि इसका अर्थ यह है कि देखिए, एक हमने पक्ष का उदाहरण लिया और एक प्रतिपक्ष का, तो इसका मतलब यह कि आम सहमति दोनों ही उम्मीदवारों के मामले में नहीं बन रही है, दोनों ही घटकों में द्वंद्व है। अनुशासन के आधार पर आप कितना ही कर लें, ठीक है, कोई एक भारी दिखाई देगा, कोई एक कमजोर, लेकिन राष्ट्रपति, मैं बार बार दोहराऊंगा कि चूंकि राष्ट्रपति पद का चुनाव है, इसलिए राष्ट्रपति के मामले में हम अभी ये नहीं कह सकते। एक विधायक, चूंकि ये हमारा संविधान इस बात को अलाउ करता है कि कृपया दलगत आधार पर इसमें वोट न करें, यह दलीय राजनीति से ऊपर उठकर है। और इसीलिए जब आप वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करते हैं, जब आप शिवसेना की उद्धव ठाकरे की बात करते हैं, अभी तो नीतीश कुमार की पार्टी में भी क्या है, नीतीश कुमार की पार्टी में भी इस मामले में मैंने सुना है कि, और मेरे पास जो खबरें छन छन के आ रही हैं कि वहां दो धाराएं हैं। एक धारा यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रही है और दूसरी धारा द्रौपदी जी का समर्थन कर रही है। झारखंड में भी यही हाल है। झारखंड में जब से ऐलान उन्होंने किया है, तब से उसके बाद उनकी पार्टी के अंदर भी दो तरह की धाराएं समर्थन में आ रही हैं। ममता कह रही हैं, लेकिन ममता की पार्टी में भी इसी तरह की बात है। अर्थ ये है, आशय मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जब चुनते हैं तो केवल रायसीना हिल्स की एक कुर्सी पर बैठने के लिए उम्मीदवार को नहीं चुनते। तो अगर कोई मतदाताओं से, यानी सांसदों और विधायकों से इस आधार पर वोट मांगता है कि वो आदिवासी हैं, वो महिला हैं, तो हमारे भारतीय निर्वाचन अधिनियम का भी उल्लंघन है। और इस बात को कोई अच्छा और स्वस्थ लोकतंत्र का नमूना नहीं मानेगा कि अगर किसी भी ग्राउंड पे, किसी आधार पे, कि वो अल्पसंख्यक है या वो बहुसंख्यक है, वो इस वर्ग को का प्रतिनिधित्व करता है, वो दलित है, इस आधार पर अगर आप वोट मांगेंगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा और मैं शायद इसका समर्थन नहीं करना चाहूंगा। एक अंतिम बात में और कह के फिर दूसरे उसमें राउंड की बातचीत में हम लोग आएंगे कि अंतरात्मा की आवाज, ये एक ऐसा शब्द है जिसका भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में कोई अपराध नहीं है। और आप देखिएगा, अगर आप 2014 की बात करें तो क्या मीरा कुमार का जब मतदान जब हुआ था, क्या कर्नाटक में मीरा कुमार को प्रतिपक्ष के वोट नहीं मिले थे? उस वक्त जब मतलब जो जिनसे वो उम्मीद ही नहीं, एनडीए के वोट भी मीरा कुमार को मिले थे, साफ जाहिर है। तो ऐसा नहीं है। दो योग्य प्रत्याशी हमारे सामने हैं, काबिल प्रत्याशी हमारे सामने हैं, और हम ये चाहेंगे कि हमारे माननीय सांसद और विधायक उनकी योग्यता के आधार पर कोई निर्णय करें, ना कि किसी वर्ग या किसी जाति के आधार पर फैसला करें। या हम सम्मान करते हैं दोनों का, दोनों की योग्यता का और उनके दोनों के अतीत का, दोनों की बहुत ही लंबी पारी है सियासत में। लेकिन मतदाताओं को चाहिए कि वो वास्तव में अपनी अंतरात्मा के आधार पर यह तय करें कि इस देश के भविष्य के लिए कौन आवश्यक है। जी राजीव जी। बिल्कुल, चलिए आपने अपील कर दी राजेश बादल जी की अंतरात्मा की